नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। 5 राज्यों में चुनाव के बीच सियासी लोगों ने केंद्र की मोदी सरकार पर बयानों के ऐसे प्रहार किए जैसे ईरान इजराइल एक दूसरे पर कर रहा। कि चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल और गैस के दाम बढ़ाने की खबरों ने जनता में खलबली मचाई, तो सरकार ने ऐसी खबरों का खंडन किया और आम उपभोक्ताओं को मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों के दबाव से बचाए रखा अब तक। लेकिन युद्ध के कारण पेट्रोल डीजल के आयात पर जो आफत आई है उसमें जल्द सुधार की गुंजाइश दिखती नहीं। ऐसे में पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वो आयातित संसाधनों के संयमित उपयोग की आदत बनाएं और आने वाले समय में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की घेराबंदी के कारण हम संकट में न घिरें, इसके लिए खुद को पहले से तैयार रखें। फ्यूल टैंकरों की आवाजाही जब तक वहां सामान्य न हो तब तक अपने यहां टैंक फुल करने की हड़बड़ी में न रहें। सार्वजनिक और सामूहिक साधनों के उपयोग को बढ़ावा दें और देश के फ्यूल स्टॉक और फॉरेन करेंसी को बचाने का हर उपाय अपनाएं। पीएम की अपील पर फिर विपक्ष ने सरकार को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे जहाज की तरह घेरा, लेकिन विपक्ष के सियासी सवालों को नजरअंदाज कर सरकार संकट के समय में जनता के सहयोग के सहारे बाहर निकल आने को तैयार है। ठीक वैसे ही जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कुछ भारतीय जहाज निकल आए, लेकिन अपील को नजरअंदाज कर जनता पेट्रोल पंप पर भीड़ लगा रही है। पंप पर नो फ्यूल के बोर्ड टंग रहे हैं। टंकी फुल करवाने को लेकर अफरा तफरी बढ़ती दिख रही है और एक बार फिर संयम बरतने की जगह जनता पैनिक बाइंग करते हुए तेल के डिमांड सप्लाई चेन पर दबाव बनाती दिख रही है। वैसे ये सामान्य समझदारी होनी चाहिए कि एक बार टंकी भरवाने के बाद किसी का काम कितने दिनों तक चल जाएगा। क्या उतने दिनों में युद्ध बंद और तेल के सप्लाई की व्यवस्था बहाल हो जाएगी? अगर नहीं तो ये अफरा तफरी क्यों? सवाल तो पूछेंगे कि पेट्रोल डीजल की कितनी कमी और कितनी सनसनी। सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी की ओर से पक्ष रखने के लिए सुनील सेवक जी जुड़े हुए हैं, आरजेडी की ओर से पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी जुड़े हुए हैं और मामले में विशेषज्ञ राय देने के लिए डॉक्टर राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सुनील जी, छोटा सा सवाल यही, पेट्रोल डीजल की कितनी कमी और कितनी सनसनी? देखिए, पेट्रोल डीजल की कमी वैश्विक स्तर पे है। स्वाभाविक रूप से जिस देश में हम रहते हैं वहाँ पेट्रोल या कच्चे तेल का कोई खादान तो है नहीं। हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है अधिकांश। और दूसरे देशों पे जब युद्ध का साया मंडरा रहा है, युद्ध की स्थिति बनी हुई है, युद्ध के कारण उसकी जो अपनी तेल का कुआं है उस पर उन्होंने घेराबंदी कर रखी है, तो स्वाभाविक रूप से आयात होने वाले चीज़ों में यहाँ कमी तो आएगी ही। और इसी कमी को कम करने के लिए, जनता की खपत को कम करने के लिए जनता से प्रधानमंत्री ने अपील किया है कि पैनिक नहीं होना है। स्टॉक हमारे यहाँ अभी भी 45 दिनों के हैं, लेकिन आपाधापी वाली जो स्थिति होती है मनुष्य के अंदर अपने को चीज़ों से संपूर्ण कर लेना, उसके कारण उन्होंने अपील किया है कि आपाधापी की स्थिति न बनाए और अभी भी 45 दिन का अपने यहाँ है। धीरे धीरे जब रास्ता निकलेगा तो आपकी समस्या स्वतः दूर हो जाएगी। यही वजह है, इसलिए इसको पैनिक नहीं होने देना है। प्रधानमंत्री जी का अपील का सबसे सीधा और सबसे बढ़िया तरीका ही उन्होंने समझा कि अपील करें। और अपील उन्होंने इसलिए भी किया है क्योंकि इसके पहले भी उन्होंने कई बार अपील किया है। अन्य प्रधानमंत्रियों ने भी जब विपत्ति का समय भारत के ऊपर आया तो उन्होंने अपील किया था, जनता ने उनकी आवाज़ सुनी है। तो ये कि परंपरा है, लोग जब देश विपत्तियों में फंसता है तो प्रधानमंत्री की अपील का कार्यक्रम होता है और प्रधानमंत्री अपील करते भी हैं। उसी अपील के तहत ये बातें कही गई है। अभी भी स्थिति कंट्रोल में है। संयमित केवल मनुष्य को रहना है। संयमित जो उपयोग करते हैं तेल का, पेट्रोल का, अन्य चीज़ों का, उनको थोड़ा संयमित रख के संयमित उपयोग करना है, जिससे कि हम आने वाली जो चीज़ें दिख रही हैं अभी उस पर हम अपना वो कर सकते हैं, मैंने अपना कब्जा या एक तरह से कर सकते हैं कि उस पर हम उस संकट पे उसे निजात पा सकते हैं। चलिए, आपके
जवाब में एक और सवाल है, लेकिन वो हम पूछेंगे। पहले प्रमोद जी से जान लेते हैं कि कितनी कमी और कितनी सनसनी उन्हें दिख रही है। और देखिए दीपक जी, सबसे बड़ा सवाल है कि आज जो भी वैश्विक संकट जो फरवरी माह से शुरू हुआ है, और आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो अपील आता है वो कब आता है? वो आता है जब 5 राज्यों के चुनाव पूरी तरह से संपन्न हो जाते हैं, तब आता है। मतलब लगभग जो है 3 महीना के बाद। तो ये आप समझ सकते हैं, चूंकि उन 3 महीना के दौरान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके जितने भी कैबिनेट के मंत्री या दूसरे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, वो विमान से जो है पूरे 5 राज्य का जो है वो भ्रमण करते रहे, बड़े बड़े रोड शो करते रहे, जिसमें हजारों गाड़ियां जो है साथ में काफिला में चलते रहा। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो है ये जो वैश्विक संकट से उत्पन्न जो हालात भविष्य में जो होते, उसके बारे में उनको जो है से कोई चिंता नहीं थी कि अगर ये इस तरह से ये युद्ध अगर आगे चलते रहेगा तो आगे हालात जो है विपरीत परिस्थितियों में जा सकता है। लेकिन उस दौरान इनको जो है से कहीं भी इस प्रकार की जो है मन में शंकाएं नहीं, चूंकि ये जो है देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जो है ये बड़े प्रचार मंत्री के रूप में काम करते हैं। अब सवाल रहा कि 12 सालों से जब देश की बागडोर इनके हाथों में है, तो जो भंडारण की जो स्थिति है उनको भी मजबूत करने की जिम्मेवारी जो है देश के प्रधानमंत्री और देश के सरकार के हाथों में थी। तो इन्होंने भंडारण में कितना जो है प्रगति करने का काम किया, ये बतलाने की जरूरत है। दूसरी बात है, देखिए आज जो वैश्विक संकट है, इसके पहले भी कुछ दिन पहले भी आपने देखा था कि रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ था। उसके पहले भी कई बार खाड़ी देशों में युद्ध हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये वैश्विक संकट जो है आज पहली बार आया है जी। लेकिन यहाँ दिक्कत कहाँ हो रहा है ना, यहाँ इस प्रकार का अपील जो कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमको तो लगता है कि जब भी अगर इसके पहले देश के दूसरे प्रधानमंत्री ने, चाहे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब ये कहा था कि जो है एक शाम का जो है अनाज मतलब भोजन जो है हमको त्यागना चाहिए। क्यों कहा था? क्योंकि अमेरिका का दबाव पड़ रहा था और खाद्यान्न का आयात नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने जैसे अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेके, लेकिन सबसे पहले उन्होंने अपने घर में फोन करके अपनी पत्नी से पूछा, अपने परिवार के लोगों से पूछा कि अगर एक शाम का अनाज अगर हम मतलब भोजन अगर नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत है। जब वहां से जवाब आया कि नहीं, तो उपवास जो है उन्होंने अपने ऊपर और अपने घर से शुरुआत किया। तो सवाल उठता है कि जब आप जनता से जब आप अपेक्षा रखते हैं तो सबसे पहले शुरुआत आपको करने की जरूरत थी। और आप जो 3 महीना के भीतर में जो वैश्विक संकट का जो ये दौर रहा, जो पिछले 3 माह से मान लीजिए चल रहा है, अगर आप उसको सिर्फ रेखांकित करते हैं तो भी आपको जो है ये आगाह और जो है जनता को आपको पहले करना चाहिए था कि हालात आगे जो है दिक्कत और परेशानी में हो सकता है। लेकिन आपने चुनाव प्रचार में कहीं इस प्रकार के संकेत देने का काम नहीं। चुनाव संपन्न हुआ, उसके बाद जो है आप जैसे देश के लोगों से ये अपेक्षा कर रहे हैं। अब रहा जैसे संकट की बात, तो देखिए जब 2014 में ये बागडोर में आए थे, देश सत्ता में काबिज हुए थे, उस समय क्रूड ऑयल का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत क्या था? $118 प्रति बैरल था। और आज कितना है? आज $105 प्रति बैरल है। पीछे के दिनों में आप चले जाइए तो देश में $30 तक प्रति बैरल भी जैसे कच्चे तेल का दाम हुआ, लेकिन रेट कभी घटा नहीं। और जब जब रेट घटाने की, चूंकि दैनिक मूल्य निर्धारण के तहत जो है से ये कह दिया गया कि जब जो है तेल का दाम बढ़ेगा तो उद्योगपति जो है दाम बढ़ाएंगे, जब घटेगा तो घटाएंगे। लेकिन जब तेल का दाम घटा तो इन्होंने लगातार 2 बार 3 बार जो है एक्साइज ड्यूटी लगाने का काम किया, जनता को उससे राहत देने का काम नहीं किया। लेकिन जब भी तेल का दाम बढ़ा तो ये तेल बढ़ाने का काम किए। तो इनका दोहरी जो नीति है वो जनता को पता है कि ये किस प्रकार से जो है खेल करते हैं अपने उद्योगपति मित्र। इनको ये देखा नहीं जा रहा है कि इससे अभी जो तेल का दाम अगर बढ़ा है वैश्विक संकट के बाद, तो उद्योगपति मित्र को इनको घाटा हो रहा है, ये इनको दर्द है और ये चिंता सता रही है। चलिए, अच्छी बात है, लेकिन आपकी एक चिंता को हम अभी दूर किए देते हैं। ये सार्वजनिक मंच पर उपलब्ध जानकारी है। भारत के तेल भंडारण को लेकर आपने सवाल किया था, तो हम जानकारी दे दें कि भारत में SPR जो है, जो आपात स्थिति के लिए तेल भंडारण है, वो करीब 10 दिनों का है। और कंपनियों के स्टॉक को अगर मिलाया जाए तो वो भंडारण क्षमता करीब 74 दिनों की है।
तो 74 और 10 करीब 84 दिन के भंडारण क्षमता हमारे यहाँ भरे पड़े हैं, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और एक जानकारी और भी जोड़ दें कि 2014 से पहले हमारे पास कोई भंडारण क्षमता नहीं थी, 0 MMT था। और प्रमोद जी ने यह भी सवाल उठाया कि जब वैश्विक स्तर पर तेल के दाम कम हुए तो भारत सरकार ने उन तेल की कीमतों में कटौती का लाभ जनता तक नहीं पहुंचाया। तो आप ये जानकारी सुन लीजिए कि 1 MMT तेल के भंडारण में 25,000 करोड़ का खर्च आता है, नहीं 2,500 करोड़ का खर्च आता है, 25,000 करोड़ का नहीं, 2,500 करोड़ का खर्च आता है 1 MMT के स्टोरेज में। तो संभवतः सरकार तेल के कम दाम के कारण जो फायदा हो रहा था उसका इस तरह से उपयोग कर रही थी। तेल भंडारण क्षमता पर्याप्त है हमारे पास है। हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर राकेश रंजन जी छोटा सा कमेंट आप ले लीजिए। अगर हमारे पास जो है तेल का भंडार पर्याप्त है तो फिर आखिर प्रधानमंत्री को यह अपील करने की जरूरत क्यों पड़ी, चाहे वो खाद्य पदार्थ जो तेल होता है उसको लेकर के हो, चाहे ये पेट्रोल डीजल को लेकर के हो। आखिर तो फिर जब उनके पास बिल्कुल अपील की जरूरत क्यों पड़ी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर हम जरूर बातचीत करेंगे। लेकिन पहले डॉक्टर राकेश रंजन के पास चलते हैं। आम नागरिकों ने जिस तरह से अपील को लेकर अपना सार्वजनिक व्यवहार प्रदर्शित किया है, कुछ जगहों पर हम देख पा रहे हैं कि पेट्रोल पंप पर इतनी भीड़ हो गई है कि पंप बंद करना पड़ा या पंप आउट ऑफ स्टॉक हो गया। कुछ जगहों पर लोगों का संयमित व्यवहार देखने को मिल रहा है। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, नेता, अभिनेता जो भी हैं वो प्रधानमंत्री की अपील के साथ समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं और तेल बचत के लिए जो भी संभव उपाय है वो कर रहे हैं। हम आम लोगों के व्यवहार को लेकर आपसे जानकारी चाहेंगे डॉक्टर राकेश रंजन जी कि ऐसी स्थिति में जब आपातकालीन स्थिति की ओर देश बढ़ रहा हो, प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं कि हम उससे संयमित व्यवहार के माध्यम से बच सकते हैं, तो लोगों का क्या कर्तव्य बनता है? नहीं, बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया कि देश आपातकाल की ओर बढ़ रहा है। मुझे नहीं लगता है कि देश आपातकाल की ओर बढ़ रहा है। और अभी आपने जो आंकड़े प्रस्तुत किए उन आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 84 दिन का तेल रिजर्व है जी। लेकिन प्रधानमंत्री जी का मेरी समझ में ये सोचना होगा कि अगर ये पश्चिम एशिया का संकट लंबा खिंचा जी, और मुख्यतः भारत को अच्छी खासी हॉर्मुज से ही तेल की सप्लाई होती है जी। अगर ये तेल सप्लाई लाइन बंद होगी फिर क्या होगा? तो मॉडर्न इंडस्ट्रीज की बात हम लोग करते हैं ना, तो दो बैकबोन मानते रहे हैं, एक तो आयरन स्टील पहले से और दूसरा ये जो तेल है वो फ्यूल माना जाता रहा है। तो वैसे में अगर 84 दिनों के बाद भी ये संकट कंटिन्यू किया तो कुछ न कुछ तो अल्टरनेटिव रास्ते में ढूंढने पड़ेंगे। तो वैसे में अगर हमारे यहाँ तेल कुछ रिजर्व होगा कि इमरजेंसी के लिए हम काम कर सकते हैं। और भारत में देखेंगे आप गाड़ियों की संख्या बहुत अधिक है जी। और जो गाड़ियां होती है लोग लग्जरी ब्रांड से गाड़ी यूज करते हैं, बहुत सारे तेल बहुत अधिक खपत होती है। या एक ही ऑफिस में जब 5 लोगों को एक ही महल्ले से जाना रहता है तो लोग 5 अलग अलग गाड़ियों से जाते हैं। स्टेटस सिंबल हो जाता है जी। हेलो जी, स्टेटस सिंबल मेंटेन करना पड़ता है लोगों को राकेश जी। हाँ जी। तो एक तो ये चीज होती है। तो अगर हम तेल का बचत कम व्यवस्थित करें और खपत को आधे से कम दें तो ये जो 84 दिन का हमारे पास भंडारण है वो 168 दिनों में बदल सकता है और उससे ज्यादा भी बदल सकता है। पहली बात तो ये है। दूसरा, सोने के बारे में उन्होंने कहा कि सोने कम खरीदें। इसका स्पष्ट कारण भारत में जो गोल्ड होता है ना, गोल्ड यहाँ के कल्चर से जुड़ा हुआ है, शादी विवाह से जुड़ा हुआ है और भी लोग व्यक्तिगत रूप से भी पहले गोल्ड अधिक रखते थे। लोग ये मानते थे कि जो महिलाएं हैं गोल्ड उन्हें बुरे वक्त में सहारा दे सकती हैं, इसलिए गोल्ड वो शादी में भी चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन गोल्ड के साथ एक दिक्कत क्या है ना कि भारत में गोल्ड मुख्यतः आयात किया जाता है। लगभग 90-95% गोल्ड आयातित है और इस पर अगर आप विदेश से आयात कर रहे हैं तो आपको डॉलर खर्च अधिक करने पड़ेंगे। तो वैसे में जो विदेशी रिजर्व है वो भी कमी, उसमें भी कमी आ जाती है। तो एक बहुत बड़ा ये भी कारण है कि आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए डॉलर को रिजर्व करने के लिए प्रधानमंत्री ने अपील किया है और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जनता में एक बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस भी जा रहा है कि अगर प्राइम मिनिस्टर कुछ कहते हैं मतलब संकट वाली बात तो है, ठीक है, हम आपातकाल की ओर नहीं बढ़ रहे हैं लेकिन हम सचेत तो हो जाएं। और अगर हम सचेत हो जाते हैं और कुछ नए विकल्पों को तलाश कर लेते हैं, जैसे आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत अधिक चल रहे हैं। पटना के सड़कों पर आप देखेंगे कि अब तो पेट्रोल वाले
बहुत कम ही आपको ऑटो मिलते हैं, ज्यादातर ऑटो सीएनजी वाले मिलते हैं या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले मिलते हैं। तो अगर इन सब चीजों को हम लोग अपना लें तो और सुविधा होगी। ये जरूर बात है कि जितने इलेक्ट्रिक व्हीकल है थोड़े महंगे ज्यादा हैं, अगर इनमें सब्सिडी दी जाए या इनके रेट को अगर कम किया जाए तो और भी जो जनता है ना वो इन चीजों को खरीदेगी। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना शुरू कर दे तो वैसे भी पेट्रोल पर हमारी जो निर्भरता है ना वो काफी कम हो जाएगी। बिल्कुल, निर्भरता कम होगी तो ये अच्छे संकेत हैं। और एक आम धारणा हमारी है, हर व्यक्ति की होती है कि हम जो बचत के लिए रखते हैं वो आम दिनों के खर्च में उसका उपयोग नहीं करते हैं। आम दिनों का खर्च अगर किसी तरह से चल जाए, 2 पैसे की तंगी बर्दाश्त कर सकते हैं हम, लेकिन बचत में से तभी निकालते हैं जब आपात स्थिति हो जाती है। तो संभवतः ये एक जवाब प्रमोद जी के लिए हो सकता है कि हम स्टॉक को खर्च कर देंगे तो फिर स्टॉक का मतलब क्या होगा, आपात स्थिति के लिए हमारी तैयारी का क्या अर्थ रह जाएगा। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि डॉक्टर राकेश रंजन जी ने भी संकट की बात कही है, सुनील सेवक जी ने भी संकट की बात कही है, लेकिन हम ये याद करें कि 2014 में नरेंद्र मोदी देश को संकट में होने का हवाला देकर ही संकट से उबारने, वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाने और दुनिया में नंबर 1 विश्व गुरु वाला देश बनाने का सपना दिखाकर सत्ता में आए थे। और 1 दशक से अधिक शासनकाल का उन्हें अवसर मिला है। कई संकटों के दौर से देश के नागरिकों के सहयोग से देश अभी भी मजबूत स्थिति में है। तो फिर जब प्रधानमंत्री ने वादा किया था संकट से उबारने का, तो फिर हम संकट में होने का बहाना क्यों बना रहे हैं सुनील जी? देखिए, कोई बहाना कोई नहीं बना रहे हैं, संकट से उबारे ही हैं। हम तो ईश्वर को शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसे विपरीत परिस्थिति में भारत को नरेंद्र मोदी जैसे जी प्रधानमंत्री मिले, जो बड़ी स्थिरता के साथ, बहुत ही सुगमता के साथ इन्होंने 2 वैश्विक परिस्थितियों से भारत को निकाला। आप कोरोना काल को देखिए, कोरोना काल में जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री ने एकदम संयमित होकर, स्थिर चित्त होकर भारत को विपरीत परिस्थितियों से निकाला, पूरा देश उनके इस कार्य की सराहना किया। न केवल देश बल्कि विदेशों में भी इनकी सराहना की गई। ठीक उसी तरह से आज विपरीत परिस्थितियां आई हैं भारत के लिए वैश्विक संकट के कारण। प्रधानमंत्री जी ही ऐसे एक व्यक्ति हैं जो इस परिस्थिति में भी भारत को निकाल लाएंगे, और ये विश्वास भारत की 140 करोड़ जनता को है। आज आप देख रहे हैं कि 90 दिन का स्टॉक रहने के बाद भी वो लोगों से अपील कर रहे हैं, क्योंकि जिससे कि अगर बाई दी वे युद्ध आगे बढ़ा तो भी हम संकट के दौर में ना पड़ें। आज पूरा विश्व इस वैश्विक संकट से गुजर रहा है। हमारे से ज्यादा आर्थिक मजबूत देश में स्थिति खराब है। चाइना का आप देख लीजिए, बगल में ऑस्ट्रेलिया, उसको देखिए। लेकिन आज भी हमारे यहाँ स्थिति पैनिक नहीं है। आज भी हम उसी गति से चल रहे हैं जिस गति से पिछले साल भर से 2 साल से भारत मेरा चल रहा था। हर कुछ समान है। प्रमोद जी को भी साथ में जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि अगर इतनी ही दूरदर्शिता थी या इतनी ही वैश्विक संकट की चिंता थी तो 3 महीने पहले से ही तैयारी कर लेते ना। 3 महीने किस चीज का इंतजार किया? हम और मजबूत स्थिति में रहते अगर 3 महीने पहले ये बचत की आदत लोगों को डलवाते तो। मैं कह रहा हूं कि बचत की आदत तो भारत के हर जनमानस में है, ऐसी बात नहीं है। भारत के हर जनमानस के अंदर बचत करने की प्रक्रिया है। और जब भी वैसी परिस्थिति में या अपना परिवार हो, अपना घर हो, या अपना राज्य हो, या अपना देश हो फंसता है तो लोग आगे बढ़ते हैं। रह गई बात कि आप 3 महीने पहले ही क्यों नहीं आपने सचेत किया, तो 3 महीने पहले किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ये युद्ध इतना लंबा जाएगा। जब परिस्थितियां उस तरह की बनी और जब लगने लगा कि नहीं अब सचेत होने की आवश्यकता है, तो उन्होंने, क्योंकि पहले अगर कह देते तो फिर लोग कहते कि सब कुछ तो ठीक ही है, बेकार आप कह रहे हैं, आप पैनिक हो रहे हैं, आप लोगों को डरा रहे हैं, तो किसी भी चीज में लोगों को संतोष नहीं होता है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने हर चीज को बड़ी फूंक फूंक कर कदम रखा है। सब कुछ को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अब जब पूरे विश्व को लगने लगा है ये युद्ध
का थोड़ा सा समय बढ़ सकता है, तो हर देश पहले से ही थे। भारत जब इस चीज को समझा तो उसने धीरे धीरे लोगों से अपील किया। इसलिए हर कदम माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरी सोच समझ के साथ है और उसका जनता स्वागत करती है, जनता उसका इस्तेमाल करती है और जनता पर विश्वास करके उनकी हर बात को मानने को तैयार भी है। प्रमोद जी, आपको जवाब मिल गया कि पूरी तरह से सोची समझी रणनीति के साथ है इस देश की दशा और दिशा मौजूदा केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तय कर रही है, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। संकट से निपटने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, हम फिलहाल संकट की स्थिति में नहीं हैं। देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का मैं जवाब दे दूं जी कि इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये अनुमान नहीं लगाया था कि ये इतना लंबा जो है युद्ध चल सकता है। तो युद्ध एक बार स्टार्ट हो जाने के बाद कितना लंबा चलेगा, इसका अनुमान तो एक जब आप प्रधानमंत्री जैसे पद पे वो भी भारत के प्रधानमंत्री हैं तो अनुमान लगाया जा सकता है कि ये कितना लंबा चल सकता है, कितना दिन तक चल सकता है, या इसका इम्पैक्ट, एक सेकंड, अनुमान में गलत हुए, इसका इम्पैक्ट जो है कितना प्रभाव जो है हमारे अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। दूसरी बात देखिए, ये उस समय भी मार्च में 10 या 12 तारीख को हमको लगता है कि देश के जो नेता विपक्ष थे उन्होंने कहा था कि हमारा जो ये जो वैश्विक संकट को लेकर के उन्होंने कहा था कि हमारी तैयारियां अभी अधूरी है, हमको तैयार रहना होगा, आगे जो है संकट आ सकता है। उसी तरीके से जब कोविड का समय था उस समय भी जनवरी माह में ही, जब 2020 जनवरी माह में ही एलओपी जो देश के, उन्होंने उस समय भी कहा था कि हमारे देश में एक बड़ा संकट जो है, देश के लोगों के लिए जो है एक बड़ा संकट आने वाला है, इसकी तैयारी होनी चाहिए। लेकिन जब ये लॉकडाउन लगाने की बात किए या थाली पिटवाने की बात किए तो ये 22 मार्च को इन्होंने करने का काम किया। तो इनकी दूरदर्शिता जो है ना यहाँ समझ में आ जाती है कि इनको बाद में पता चलता है कि आगे क्या होने वाला है, जबकि एलओपी पहले से उसके लिए जो है कह चुके होते हैं। अब देखिए, अभी आपने एक जो डाटा देने का काम किया कि 2014 के पहले जो है भंडारण नहीं था, तो 2014 के पहले 2012 से 14 के बीच में विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पंडूर में लगभग 5.33 मिलियन मीट्रिक टन की क्षमता स्थापित की जा रही थी। मतलब शुरुआत वहां से हुई, जो बाद में मतलब वो जो आज आप काउंट कर रहे हैं कि ये 2014 के बाद बन के तैयार हो गया, लेकिन इसकी शुरुआत 2012 में की जा चुकी थी। अब मैं आपको कह रहा हूं, अभी जो है यहाँ पर जो बैठे हुए थे एक्सपर्ट, उन्होंने एक बातें कहने का काम किया कि लोगों के पास जो है एक से अधिक गाड़ियां होती हैं, वो अलग अलग जाते हैं। लेकिन मैं बिहार के संदर्भ में आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब जातीय गणना कराया गया था तो बिहार की 64% आबादी जो है मात्र 10,000 रुपया से कम मासिक पर जो है गुजर बसर करने पर बाध्य है। तो अब मैं आपको बतला देता हूं कि वैसे लोगों के पास तो 4 व्हीलर तो कम से कम नहीं ही रहा होगा, शायद किसी के पास 2 व्हीलर हो। इस तरह का बहुत कम परसेंटेज ऐसा है जिसके पास जो है गाड़ियां हैं, और एक से अधिक गाड़ियां हैं, उसका परसेंटेज बहुत कम है। तो आप सिर्फ इस प्रकार की जो बातें कर रहे हैं कि जनता को जो अभी संदेश देने का काम किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आफ्टर चुनाव के बाद, तो ये सिर्फ कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि आगे भविष्य में जो है दिक्कत और परेशानी होने वाली है। और जो आपने कहा कि 10 दिनों का जो है तेल भंडारण तो है, लेकिन पेट्रोलियम जो कंपनियां हैं उनके पास जो है 74 दिनों का तेल भंडारण है। तेल भंडारण होना और तेल की मात्रा वहां पर सुनिश्चित होना, दोनों में अंतर आता है। इसको भी समझने की जरूरत है कि अभी वहां पर हम कहां हैं, इसको भी बतलाने की जरूरत है। तो जब देश के प्रधानमंत्री देश के नागरिकों से जब कोई संदेश देते हैं तो उसकी स्पष्टता होनी चाहिए कि आज जो है हमारे साथ हम किस जगह पर खड़े हैं। जी बिल्कुल। चलिए डॉक्टर राकेश रंजन जी, एक चीज तो यह है कि प्रधानमंत्री ने सिर्फ अपील की है, ये बताना भूल गए कि हम किन परिस्थितियों की ओर बढ़ रहे हैं और किसके लिए हमें तैयारी करनी है। शायद इससे नागरिकों में एक कर्तव्य बोध और बेहतर तरीके से आता, और ये जो हड़बड़ाकर पेट्रोल में टंकी फुल कराने पेट्रोल पंप पर लोग पहुंच रहे हैं, वो भी थोड़ा संयमित व्यवहार दिखाते, नागरिक कर्तव्यों की भी बात कर लेते हैं, और हमारे राजनीतिक नेतृत्व के साथ किस तरह से संवाद होने चाहिए, इस पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे।
ग्लोबलाइजेशन के बाद तो पूरी दुनिया बदल गई जी। और आर्थिक क्षेत्रों में कई परिवर्तन है। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले लोग छोटी छोटी बचत बहुत किया करते थे, जैसे पोस्ट ऑफिस में करते थे या बैंकों में करते थे। बैंकों में ब्याज दर बहुत कम हो गए, पोस्ट ऑफिस में ब्याज दर बहुत कम हो गए। वैसी स्थिति में बचत उतनी हो नहीं पाई और लोगों की लाइफ स्टाइल भी इससे ग्लोबलाइजेशन ने बदल कर रख दिया जी। लोग अपने लाइफ पर अपने कई चीजों को शौक पूरा करने में बहुत अधिक पैसे खर्च करते हैं। लेकिन ये अगर बचत हुआ रहता है तो जो कोविड जैसा संकट आया जिसमें बहुत सारे लोगों को, खासकर जितने भी डेली वेजर थे, जो गिग वर्कर थे, उनकी स्थिति बहुत अधिक खराब हो गई। तो अगर सरकार की ओर से भी अगर ब्याज दर को थोड़ा बहुत बैंक वाले ब्याज दर को बढ़ाया जाए तो निश्चित है जो बिलो पॉवर्टी लाइन या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं उन्हें भी फायदा होगा जी। और प्रधानमंत्री का जो अपील आया है उस अपील पर मुझे लगता है कि नागरिकों को रिस्पांस देना चाहिए। और वो चूंकि देश के मुखिया हैं, हमारे सबसे बड़े नेता हैं और इस अगर संकट भारत में उपस्थित होता है तो सभी लोग उनकी ओर देखेंगे। एक बात है कि थोड़ा प्रॉब्लम एक्सप्लेन करते तो और बेहतर लोग खुद को तैयार रखते। जी जी, लेकिन कई चीजें होती है ना, कई चीजें, हर चीज युद्ध एक ऐसी स्थिति होती है ना, इसमें हर चीज आप बता नहीं सकते हैं। कई बार होता है अगर आप ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया तो लोग और अधिक पैनिक हो जाएंगे और फिर लंबी लंबी कतारें और लगनी शुरू हो जाएंगी। तो कई चीजों को, और बिल्कुल वैसी पैनिक स्थिति मुझे नहीं लगता है कि वैसी पैनिक स्थिति है। पटना वगैरह में जो पेट्रोल पंप वगैरह हैं अभी वहाँ पेट्रोल मिल रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हम कुछ जगहों के कुछ जिलों से हमारे संवाददाता ने तस्वीरें भेजी है, बिहार झारखंड के अलग अलग जिलों से। वहां कुछ ही जगहों पर हम कह रहे हैं कि लोगों में पता नहीं किस बात की चर्चा छिड़ी होगी और वो पेट्रोल पंप का रुख करने लगे होंगे। प्रमोद जी कुछ कह रहे हैं जल्दी से। नहीं, अभी जो है राकेश जी छोटी छोटी बचत के बारे में बतला रहे थे और पोस्ट ऑफिस का भी इन्होंने जिक्र करने का काम किया। तो ये बात सत्य है कि पहले चाहे सावधि बचत खाता या दैनिक बचत खाता के माध्यम से लोग अपने पैसा को वहां रखने का काम करते थे। इन लोगों ने प्रमोट नहीं किया। पोस्ट ऑफिस में जो बचत होता था इन लोगों ने उसको प्रमोट नहीं किया। और आपको मैं एक बात बता दे रहा हूं, जब से नोटबंदी जब शुरू हुआ प्रत्येक घरों में, मतलब घर के जो बड़े बुजुर्ग होते थे उनके पास भी कुछ जो है धन राशि नगद के रूप में उनके पास होता था। सुनिश्चित रहता था कि आपात स्थिति में इन धनराशि का उपयोग हम अपने परिवार के लिए आदत जो हमारी छूट गई है बचत की। ये नोटबंदी के बाद लोगों में एक भय हो गया कि पता नहीं फिर से कब से वो अवतार लेकर के 8 बजे रात में आ जाएंगे। दो चीजें हैं, और एक तो बचत की आदत जो हमारी छूट गई है और खर्च करने में हमने हाथ खोल दिया है, उन दोनों व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता है क्योंकि अभी देश को हमारे उस बचत के व्यवहार की जरूरत है। दूसरी ओर केंद्र की ओर से किस तरह से संवाद किया जा रहा है, लोगों को किस तरह से देश की आर्थिक, सामाजिक और वैश्विक स्थिति की समझ दी जा रही है, किस तरह से सार्वजनिक हो सकने वाली जानकारियां साझा की जा रही है, तो ये संवाद स्थापित करने के स्तर पर भी एक पहल की जानी चाहिए। और बड़ी बात यह है कि हम संकट में नहीं हैं, संकट की स्थिति की संभावना को देखते हुए तैयारी कर रहे हैं और ये तैयारी हमने कोरोना संकट काल में की है, हम फिर से कर सकते हैं। ये लोगों से भी हमारी अपील है कि देश संकट की स्थिति से न दो चार हो, इसके लिए पहले से संभल जाएं और खुद की तैयारी सुनिश्चित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सेवक जी, प्रमोद सिन्हा जी, डॉक्टर राकेश रंजन जी अपना समय देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।